हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट और इसका कंप्लीट डेरिवेशन हम लोग आज यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले वेव ऑप्टिक्स के जितने भी टॉपिक्स है, चाहे वो न्यूटन रिंग हो या माइकलसन इंटरफेरोमीटर हो, वो सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहां जाके देख सकते हैं। और एक और चीज, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को पढ़ाने से पहले मैंने आपको डिफ्रैक्शन समझाया था कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन कैसे होता है। मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ। वैसे तो डिफ्रैक्शन जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना, किसी ऑब्स्टेकल से बेंड हो जाना, या किसी स्लिट है उसके एजेस से लाइट का बेंड होके और उसका ज्योमेट्रिकल शेडो वाला जो पोर्शन है, ज्योमेट्रिकल शेडो में लाइट का पहुंचना, इसे कहा जाता है डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन इज bending of light around the corner of obstacle or edges of the obstacle and entering into the region of geometrical shadow of obstacle, इसे कहा जाता है डिफ्रैक्शन। और ये बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक शेयर कर रही हूँ। आप पहले जाके डिफ्रैक्शन क्या होता है उसे पढ़ लीजिए, और वहीं पे मैंने आपको पढ़ाया है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। और इसके अलावा जो डिफ्रैक्शन है, ये दो टाइप का डिफ्रैक्शन है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए और उसको पढ़ लीजिए। और अब हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से मैथमेटिकल डेरिवेशन आते हैं और थोड़ा सा लेंदी भी ये होता है, कॉम्प्लिकेटेड हम मान सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आज आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और सारा का सारा डेरिवेशन क्या है इस डिफ्रैक्शन के अंदर, कैसे मैक्सिमा मिलता है, कैसे मिनिमा मिलता है, ये सब चीजें हम आज इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये आपको एक सोर्स दिख रहा है, लाइट सोर्स है ये हमारे पास में। तो लाइट सोर्स और ये हमारी है स्क्रीन। ओके, एक्स वाई जो स्क्रीन है, जो पर्दा है जहां पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो लाइट सोर्स और स्क्रीन जो है वो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यहाँ पे डायग्राम में मैं आपको दिखा नहीं सकती थी क्योंकि मुझे इतने पर्टिकुलर प्लेस पे इसको बनाना था, लेकिन स्क्रीन और जो सोर्स है वो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो लाइट सोर्स से चलने वाली जो रेज है वो कभी भी स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएंगी, स्कैटर्ड हो जाएंगी, फैल जाएगी। इनको हम कन्वर्स करने के लिए, और हमने क्या यूज में लिया, कॉन्वेक्स लेंस, इसको मैंने नाम दे दिया L1। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये इस लाइट सोर्स से आने वाली जितनी भी लाइट रेज है उनको क्या कर देगा, कन्वर्स कर देगा। और ठीक है, और कन्वर्स करने के बाद अभी भी ये जो स्क्रीन है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो एक और कन्वर्जिंग लेंस जिसे हम कह सकते हैं L2, उसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे पड़ती है। यानी यहाँ पे दो लेंस हमें चाहिए, L1 और L2। और इनका काम क्या होता है, क्योंकि सोर्स और जो स्क्रीन है उनके बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो जो लाइट रेज है उनको स्क्रीन तक पहुंचाना, किसी पॉइंट पे फोकस करना, ठीक है, कन्वर्स करने के लिए हमें लेंस L1 और L2 की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको दिख रही है ये है हमारे पास में स्लिट AB। ये हमारे पास में है स्लिट, यानी कि हमारे पास में मान लीजिए ये एक मार्कर है और इस मार्कर में अगर हम एक छोटा सा होल कर दे तो ये क्या हो जाएगा, इस स्लिट की तरह वर्क करने लग जाएगा। ये स्लिट बहुत माइन्यूट स्लिट है, लेकिन यहाँ इसको समझने के लिए हमने इसकी विड्थ को क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है। तो ये हमारे पास में स्लिट है AB, और इस स्लिट की जो विड्थ है वो कितनी है, E, स्मॉल e हम मान के चल रहे हैं कि इस स्लिट की जो विड्थ है वो कितनी है, E आपके पास में। ओके, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये जो आने वाला प्लेन वेव फ्रंट है, जब ये इस स्लिट AB पर आता है तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी क्या होता है कि जो वेव फ्रंट है ना, इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह वर्क करने लग जाता है, और ये जो सेकेंडरी सोर्स है इससे वापस से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होने लगती है। यानी कि जो स्लिट है, इस स्लिट पर आने वाला जो वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट का हर पॉइंट, उस वेव फ्रंट के हर पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। और ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, ये सेकेंडरी वेवलेट आपस में इंटरफेरेंस करके और हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करेगी।
क्या हुआ, इस स्लिट से गुजरने के बाद जो सेकेंडरी वेवलेट है जो आपस में पैरेलल है, आप देख रहे हैं इन पैरेलल के बीच में दिख रही होंगी आपको 3 पैरेलल, इनके बीच में किसी भी तरह का कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस 0 है। तो ये सारी की सारी जो है वो आपस में किस पॉइंट पे मिल रही है, P0 पॉइंट पे मिल रही है। कन्वर्जिंग लाइन से गुजरने के बाद ये P0 पॉइंट पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है या यहाँ पे फोकस हो रही है। और इनके बीच में क्योंकि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, किसी भी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो सेंटर वाला जो पॉइंट है, सेंटर पे हमेशा क्या मिलता है, ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा हमें मिलता है। ओके, तो ये तो बात हो गई पैरेलल चढ़ने वाली फ्रिंजेस की बात, जिनके बीच में किसी भी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं था, कोई पाथ डिफरेंस नहीं था। तो इसके अलावा क्या हुआ कि जो हमारे पास में स्लिट का एज था ए पॉइंट और बी पॉइंट, इससे चलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट है, वो सेकेंडरी वेवलेट क्या हुई होंगी, किसी एंगल थीटा से डिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, बैंड हो गई, डिफ्रैक्ट हो गई, तो एंगल थीटा से डिफ्रैक्ट होकर कहाँ पहुंची, पॉइंट बी पे। इसी तरह से ये जो हमारे पास में स्लिट का बी वाला जो एज है, वहां से भी क्या हुआ, जो सेकेंडरी वेवलेट थी वो क्या हुई, थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हुई, और डिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे बी पॉइंट पे मिल जाती है। ओके, और ये एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा एंगल निकल के आता है। ओके, अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास में EP की डिस्टेंस है और जो BP की डिस्टेंस है, उसके अंदर कुछ पाथ डिफरेंस आ रहा है, और वो पाथ डिफरेंस हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस में भी हमने पढ़ा था, हम सबसे पहले क्या डिटरमाइन करते थे, हम सबसे पहले डिटरमाइन करते थे पाथ डिफरेंस। वैसे ही सेम यहाँ पे भी हम पाथ डिफरेंस को डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन होगा, ऑब्वियस ही बात है, बीपी ने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस चली है, किसके कंपेयर में, एपी के कंपेयर में। अगर मुझे इसे डिटरमाइन करना है तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे एक ये परपेंडिकुलर मैंने ये खींच दिया, ये परपेंडिकुलर जब मैं खींच दूंगी तो आप देख रहे हैं कि इतनी डिस्टेंस में, इसको कोई पॉइंट नाम दे देती हूँ एन पॉइंट, क्या नाम दे देती हूँ, एन पॉइंट। ये जो बी एन डिस्टेंस है, ये बी एन डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की है बी ने, बी जो बीपी जो वेव है हमारे पास में, उसने पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है, किसके कंपेयर में, इस वेव के कंपेयर में। तो ये क्या निकल के आ गया, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। उसके बाद की जो इनकी डिस्टेंस है, ये देखिए आप, उसके अलावा जो इनकी डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, और इसकी भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, इसके अलावा जो डिफरेंस है, जो पाथ है वो सेम है, यानी पाथ डिफरेंस यहाँ से ये वाला जो पाथ डिफरेंस है वो 0, इन्होंने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जो एक्स्ट्रा पाथ था वो कौन सा था, ये bn, और इस bn की वैल्यू को हमें निकालना है। ओके, और ये हमारे पास में क्या हो गई, स्लिट की विड्थ, ये स्लिट की हो गई हमारे पास में विड्थ। अगर इस ट्राइंगल को हम देखें, ये एंगल भी हमारे पास में कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब अगर इस ट्राइंगल को हम देखें, ABN ट्राइंगल को, इस ABN ट्राइंगल को अगर देखा जाए तो ट्राइंगल ABN, और इसमें अगर मैं साइन थीटा की आइडेंटिटी लगाऊं तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास में क्या होता है, थीटा के सामने क्या हो गया आपके पास में, परपेंडिकुलर, तो यानी मैं ले सकती हूँ BN परपेंडिकुलर अपॉन, और ये हमारे पास में हो जाएगा, तो BN की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, ये हमारा पाथ डिफरेंस है, AB की वैल्यू आपको दिखी रही है E, तो यानी कि BN जिसे मैं कहती हूँ पाथ डिफरेंस, ये क्या हो गया, E साइन थीटा, ये निकल के आ गया आपके पास में क्या, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हमारा कितना निकल के आ गया, E साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन जो हम करेंगे ना, इसमें हमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम कौन कौन से स्टेप को किस तरह से फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डिटरमाइन करेंगे पाथ डिफरेंस। सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन करेंगे, पाथ डिफरेंस, क्योंकि पाथ डिफरेंस हमने इंटरफेरेंस में भी पढ़ा था। सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन करते थे, पाथ डिफरेंस। आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास में इस एज ए से और एज बी से जो रेज जो है, जो वेवलेट जो है, जो वेव डिफ्रेक्ट हुई है, वो डिफ्रेक्ट जब हुई और पहुंची पी पॉइंट पे, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आया है, और उसको हमने डिटरमाइन कर लिया। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा वेव फ्रंट है, जो स्लिट ए बी पर आया वो वेव फ्रंट, उसके अंदर बहुत सारी क्या बनी, सेकेंडरी वेव बनी, क्योंकि ये जो वेव फ्रंट है इसको हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ मान सकते हैं। ये जो हमारी स्लिट है ये n इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी इस पे आने वाला जो वेव फ्रंट है उसमें बहुत सारी सेकेंडरी वेव्स बन रही है, और ये जो बहुत सारी सेकेंडरी वेवलेट्स बन रही है ना, इन सब के बीच में अलग अलग पाथ डिफरेंस निकल के आता है। ओके, तो पहले हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस, इसके बाद हम निकालेंगे फेज डिफरेंस, उसके बाद हम क्या निकालेंगे,
फेज डिफरेंस, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम डिटरमाइन करेंगे। इसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। उसके बाद प्रिंसिपल मैक्सिमा हम डिटरमाइन करेंगे, प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन। उसके बाद हमारे पास में आ जाएगी प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद में सेकेंडरी मैक्सिमा, और उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे मिनिमा की कंडीशन। यानी कि जो मिनिमा हमें मिलता है, इस मिनिमा की कंडीशन को हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। तो ये जो स्टेप्स है ना, ये हमें फॉलो करने हैं जब हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो इन स्टेप बाय स्टेप को हम फॉलो करेंगे, तभी जाके आपको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन समझ में आएगा। तो इनिशियली हमें सबसे पहले क्या डिटरमाइन करना है, पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस हम डिटरमाइन कर चुके हैं। पाथ डिफरेंस कितना आ गया, ई साइन थीटा। और ये पाथ डिफरेंस क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास में ए से जो वेवलेट आया वो थीटा एंगल पे बेंड हुआ, बी से भी जो वेवलेट आया वो थीटा एंगल पे बेंड हुआ, और कहीं जाके पी पॉइंट पे मिले, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वेव आ रही है ना बीपी, इसने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, वही क्या है, पाथ डिफरेंस, वो हम डिटरमाइन कर चुके हैं। आगे सेकेंड अब हम डिटरमाइन करेंगे फेज डिफरेंस। तो आगे हमारे पास में क्या डिटरमाइन करना है, हमें फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस क्या होता है, जो हमारे पास में पाथ डिफरेंस है, जब इसे 2π/अपॉन लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, फेज डिफरेंस। तो डेल इक्वल्स टू हो गया 2π/लैम्डा ई साइन थीटा, ये हमारे पास में निकल के आ गया फेज डिफरेंस। अब आगे क्या कह सकते हैं हम, जो हमारे पास में एबी स्लिट है, इससे निकलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट है वो कितनी निकल रही है, वो हमें नहीं पता। यानी एबी स्लिट से कितनी सेकेंडरी वेवलेट निकल रही है कि हमें नहीं पता। तो हम ये मान सकते हैं कि एन सेकेंडरी वेवलेट यहाँ से निकल रही है, या मैं कह सकती हूँ कि इस एबी स्लिट को मैं एन इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ मान सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको एन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फेज डिफरेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा, एन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और किसी एक वेवलेट के लिए जो फेज डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, डेल बाय एन निकल के आ जाएगा। ओके, तो मैं लिख सकती हूँ कि जो हमारे पास में एबी स्लिट है उसको एन इक्वल पार्ट में हमने डिवाइडेड माना, तो फेज डिफरेंस ऑफ हमारे पास में किसका, ईच वेवलेट, क्योंकि बहुत सारी सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पे है, तो ईच वेवलेट हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेल बाय एन, ये निकल के आ जाएगा। अब ये फेज डिफरेंस निकलने के बाद में हमें क्या निकालना होगा, अब हमें डिटरमाइन करना होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेट्स। ठीक है, जो हमारे पास में स्लिट एबी है, इस स्लिट एबी से निकलने वाली जितनी भी वेवलेट है जो कहाँ पे पहुंची है, इस पॉइंट पी तक पहुंची है, तो इस पॉइंट पी तक पहुंचने वाली जितनी भी वेवलेट्स हैं उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए जो मेथड अब हम यूज में लेंगे उसे कहा जाता है वेक्टर एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड, जिसे हम अब यूज में लेने वाले हैं। और इससे अब हमारी थर्ड चीज निकल के आएगी जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो यानी सबसे पहले तो हमने क्या डिटरमाइन किया, पाथ डिफरेंस। कैसे डिटरमाइन किया आपको समझ में आ गया होगा। पाथ डिफरेंस के बाद हमने फेज डिफरेंस निकाल लिया, और अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसका निकाल रहे हैं, जितनी भी जो हमारे पास में स्लिट से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट है जो कहां तक पहुंची है, पी पॉइंट तक, इन सबका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अब हमको निकालना है, और उसके लिए वेक्टर एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड हम मेथड यूज में लेंगे। तो मैं एक बार ये सब यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, ये सब मैं यहाँ से हटा देती हूँ। हमारी जो काम की चीज है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, और वो काम की चीज है फेज डिफरेंस। आपको याद रखना है फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है डेल इक्वल्स टू 2π/लैम्डा इंटू, या इंटू नहीं, फेज डिफरेंस होता है 2π/लैम्डा और साथ में ई साइन थीटा। ये हो गया फेज डिफरेंस। ओके, अब क्या है कि जो ये स्लिट है जो कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, एन पार्ट्स में, तो स्लिट के हर पार्ट से निकलने वाली जो वेवलेट है ना उन सबका एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, यानी स्लिट के हर पार्ट से निकलने वाली जो हमारे पास में सेकेंडरी वेवलेट है उन सबका एम्पलीट्यूड सेम है, और उस एम्पलीट्यूड को हम कितना मान के चल रहे हैं, स्मॉल ए मान के चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए आगे, ये ए एम्पलीट्यूड हमने ले लिया, लेकिन जो ये वेवलेट्स है वो सेम फेज में नहीं है, यानी इन सबके अंदर फेज में डिफरेंस है, और इसकी वजह से देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये हमारे पास में पहली वेव आ रही थी, पहली वेवलेट थी, और इसका एम्पलीट्यूड था ए, हमने मान के चला। अगर जो दूसरी वेवलेट आ रही थी या जो दूसरी वेव थी वो भी अगर
एम्पलीट्यूड तो सेम है, लेकिन अगर फेज भी सेम होती तो क्या होता, ये हमारे पास में ये इस तरीके से सेम फेज में आ जाती, यानी एम्पलीट्यूड को हम सिंपल क्या कर देते, ऐड कर देते। फिर तीसरी वेव आती तो तीसरी वेव भी अगर सेम फेज में होती तो इस तरीके से क्या हो जाते, एम्पलीट्यूड सिंपल प्लस हम कर देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो स्लिट है, इस स्लिट से निकलने वाली जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स है उन वेवलेट्स का एम्पलीट्यूड तो सेम है, लेकिन उनके अंदर फेज डिफरेंस है और उनका फेज चेंज हो रहा है डेल बाय एन से, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास में फर्स्ट वेव है उसके कंपेयर में डेल बाय एन से जो हमारे पास में इसका फेज है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, यानी इनके अंदर फेज डिफरेंस प्रेजेंट है। तो देखिए किस तरीके से होगा, ये हमारे पास में मान लीजिए पहली वेव है, ओके। अगर पहली वेव है उसका एम्पलीट्यूड ए है और दूसरी जो वेव है उसका भी एम्पलीट्यूड ए है, लेकिन अगर उसका फेज सेम होता तो हम इस तरीके से चलते, ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फेज क्या है, अलग है, आपको पता है कि फेज डिफरेंस आ रहा है, तो फेज डिफरेंस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगी। और ये फेज डिफरेंस कितना हो गया, पहली के अंदर डेल बाय एन का फेज डिफरेंस आ गया। फिर हम बात करें दूसरी वेव की, एम्पलीट्यूड तो अभी भी सेम है, कितना है, ए ही है। अब हम दूसरी वेव की बात, इसके बाद थर्ड वेव की बात करें, थर्ड वेव का भी एम्पलीट्यूड तो सेम है, और अगर वो फेज डिफरेंस जीरो होता तो इस तरीके से आती, लेकिन यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो नहीं है, बल्कि क्या है, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, ये फेज डिफरेंस की वजह से इस तरह से आ जाएगी, और यहाँ पे ये फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2 डेल बाय एन का फेज डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि डेल बाय एन के फेज डिफरेंस से क्या हो रहा है, ये फेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर आगे मैं बात करूं नेक्स्ट वेव की, एम्पलीट्यूड तो इसका भी क्या है, ए ही है। नेक्स्ट वेवलेट जो है उसका भी एम्पलीट्यूड ए है, अगर वो सेम फेज में होती तो इस तरीके से होती, लेकिन क्योंकि फेज जो है फेज डिफरेंस वो जीरो नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ हमारे पास में फेज डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो गया, 3 डेल बाय एन निकल के आ गया। इसके तो इस तरीके से जितनी भी वेवलेट है उन वेवलेट्स का अगर एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फेज डिफरेंस आ रहा है, तो जितना फेज डिफरेंस आता है उतने एंगल से क्या हो जाता है, हम उतने एंगल पे इनको क्या कर देते हैं, टिल्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और मान लीजिए हमारे पास में एन वेव्स है, तो अब एन वेव है तो ऑब्वियस सी बात है कि वापस से ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा, तो n माइनस वन और डेल अपॉन एन ये हमारे पास में आ जाएगा। इस तरीके से अगर हमारे पास में एन वेव्स है और हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि पहली वेव के रिस्पेक्ट में जो जितनी भी दूसरी वेव है तो उनका जो फेज डिफरेंस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एक आर्क का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, आर्क आप लोगों को दिख रहा होगा, आर्क बन रहा है, और अगर इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है तो ये हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, फर्स्ट ये हमारे पास में है रिजल्टेंट, हम एम्पलीट्यूड यहाँ पे निकाल लेंगे। इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ ए और इसको मैं नाम दे देती हूँ बी, हम नाम दे देते हैं। तो ये एक तरीके से क्या बन रहा है, हमारे पास में आर्क बन रहा है। इस आर्क का अगर मैं सर्कल बनाऊं, इस आर्क का अगर हम सर्कल बनाए तो मैं इसको एक सर्कल बना सकती हूँ, ये मेरे पास में क्या हो गया, ये एक सर्कल हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास में एक सर्कल हो गया, ये सर्कल है, इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा, ये हमारे पास में सर्कल का हो गया सेंटर, और ये हमारे पास में क्या हो गए, ये हो गई हमारे पास में ये वेवलेट्स, ठीक है। ये सारी की सारी क्या निकल के आ गई, वेवलेट, ठीक है, ये वेवलेट है। और इस वेवलेट्स के ये जो हमने ए और इस बी पॉइंट को अगर मैं ये मिला दूं, तो ये ए और बी पॉइंट को मिला दिया, ए और बी, ये सेम यही डायग्राम है। ये देखिए ये तो हमारे पास में है वेवलेट, तो ये आर्क आपको दिख रहा होगा, और ये हमारे पास में रिजल्टेंट ए को बी से हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया, ओके। अब ए बी का रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री का ये देखिए एंगल बनाऊंगी सी से, और ये बन गया मेरे पास में 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे अगर लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो सेम ऐसा ही हम यहाँ पे ए पॉइंट के लिए भी करेंगे, और ये भी हो गया 90 डिग्री का एंगल, ओके। और ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में सी बी, ये क्या निकल के आ जाएगी, और ये सी बी और सी ए क्या हो गई हमारे पास में, रेडियस निकल के आ जाएगी सर्कल की। और अब हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है अगर, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट पॉइंट है और जो इनिशियल पॉइंट है यानी ए और बी दोनों से क्या खींचेंगे, टेंजेंट, और जहां पे ये दोनों मिलेंगी, दोनों की टेंजेंट, वहां पे हमारे पास में निकल के आ जाएगा टोटल फेज डिफरेंस। तो देखिए ये हमने ए से टेंजेंट खींची, ठीक है, ये हमने ए से खींची टेंजेंट, और इसी तरीके से हमने बी से टेंजेंट खींची, ये टेंजेंट हमारे पास में आ रही है, और ये यहाँ पे जब मिल रही है तो ये एंगल आपके पास में जो निकल के आ रहा है डेल, ये क्या निकल के आ गया, फेज डिफरेंस निकल के आ जाता है। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया,
फेज डिफरेंस। ओके, और ये अगर एंगल डेल है तो आपको पता है कि एक लाइन पे बनने वाले एंगल का सम 180, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस डेल निकल के आ गया। अब ये निकल के आ गया तो आपके पास में एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। मैं इसको पॉइंट नाम दे देती हूँ, ए बी सी डी दे देती हूँ। तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारे पास में बन के आ गया, और क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है 360। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये 180 माइनस डेल। तो इस एंगल की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, आपको आ जाएगी। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, वैसे इस एंगल की वैल्यू डेल निकल के आएगी। देखिए कैसे, यहाँ हम देख लेते हैं 90 प्लस 90 प्लस 180 माइनस डेल, प्लस हम इस एंगल को अगर x मान ले इज इक्वल्स टू 360, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू डेल निकल के आ जाएगा। यानी ये एंगल आपके पास में कितना निकल के आ गया, इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है डेल। मैं इसको तो यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या किया हमने, अब हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर इस ए बी लाइन पर इस तरीके से खींचेंगे जो इस ए बी को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर दे। तो देखिए आगे इसको फर्दर अगर हमें सॉल्व करना है तो फर्दर सॉल्व करने के लिए ये हमने क्या किया, सेंटर से ये परपेंडिकुलर इस तरीके से खींचा। मैं इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ एम, और इसने इस ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी ए एम इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में एम बी, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, एंगल भी डेल जो था वो डिवाइड हो जाएगा डेल बाय 2, और डेल बाय 2 के अंदर ये डिवाइड हो गया है। और वापस अब जो आपके पास में ट्राइंगल बन रहा है, हम कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, एसीएम ले लें या बीसीएम, बात एक ही है। तो हम ले लें ट्राइंगल एसीएम, और इसमें अगर मैं साइन थीटा की आइडेंटिटी लगाऊं तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ये हमारे पास में साइन थीटा क्या है डेल बाय 2, तो मैं यहाँ थीटा की जगह सीधे क्या लिख देती हूँ, साइन डेल बाय 2 इक्वल्स टू, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा ए एम। ठीक है, ए एम यानी परपेंडिकुलर अपॉन हमारे पास में हाइपोटेनियस, जिसकी वैल्यू कितनी है आर। तो यहाँ से ए एम की वैल्यू निकल के आ जाएगी आर साइन डेल बाय 2, और हमें पता है ए एम ये जो आपको दिख रहा है इज इक्वल्स टू बी एम, और ये भी हमें पता है कि हमें रिजल्टेंट निकालना है। ये रिजल्टेंट है हमारे पास में आर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट है ए बी, और ए बी इक्वल्स टू ए एम प्लस बी एम, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया था। तो ये ए बी की वैल्यू क्या है, ये आर ही तो है, और आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर साइन डेल बाय 2 प्लस, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे हटा दूँ थोड़ा तो हम आराम से लिख पाएंगे। ए बी की वैल्यू हो गई आर इक्वल्स टू, और ये आर साइन डेल बाय 2 प्लस आर साइन, और ये डेल बाय 2, और ये हो गया आर इज इक्वल्स टू 2r साइन डेल बाय 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और फाइनली हमारे पास में निकल के आ गया है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी हम थर्ड स्टेप को भी क्लियर कर चुके हैं, जो क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ओके, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप ये डायग्राम बनाना चाहते हैं डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि इसके बाद में अब इसको हटा रही हूँ, हम निकालेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ओके, तो मैंने ये सब हटा दिया है, सिर्फ जो ये डायग्राम हमारे काम का है वो हम देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल वाला ये हमारे पास में पॉइंट था डी, ठीक है। और अब हमारे पास में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो निकल के आया था, क्या निकल के आया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल के 2r साइन डेल बाय 2, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा निकल के आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे, ये हमारे पास में एंगल कितना था, ये एंगल टोटल एंगल था। अगर हम इसको, ये जो टोटल एंगल था ये कितना था डेल, ठीक है। ये जो आर्क मुझे दिख रहा है इससे मैं कह सकती हूँ एंगल डेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर्क ए बी, जो आपको आर्क दिख रहा है आर्क ए बी अपॉन हमारे पास में क्या हो जाएगा रेडियस। ठीक है, एंगल जो हमारे पास में ये डेल एंगल है वो क्या हो जाएगा आर्क ए बी अपॉन क्या हो जाएगा रेडियस। ओके, आगे अगर हम बढ़े तो ये जो आर्क है हमारे पास में वो किससे बना है, ये बना है हमारे पास में जितनी वेवलेट है उनके एम्पलीट्यूड से। जो वेवलेट है उनके एम्पलीट्यूड से कौन बना हुआ है, ये हमारे पास में आर। और आपको ये पता है कि जो हमारी स्लिट थी वो किसके अंदर डिवाइडेड थी, एन पार्ट्स के अंदर डिवाइड थी, और एन पार्ट्स से तो उनसे कितनी वेवलेट आ रही थी, एन वेवलेट आ रही थी, और हर वेवलेट का एम्पलीट्यूड कितना था ए। तो यानी एन जो वेवलेट है उनका एम्पलीट्यूड कितना हो गया एन ए, या मैं कह सकती हूँ कि जो मेरे पास में स्लिट है इस स्लिट का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ स्लिट, एम्पलीट्यूड ऑफ स्लिट कितना हो जाएगा, क्योंकि स्लिट के अंदर एन पार्ट थे यानी एन वेवलेट आ रही थी, और हर वेवलेट का एम्पलीट्यूड कितना था
ए, तो हमारे पास में जो स्लिट का टोटल एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, एन ए, या इस आर्क का टोटल जो एम्पलीट्यूड है क्या आ जाएगा, एन ए हमारे पास में आ जाएगा। ओके, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं तो डेल इक्वल्स टू क्या हो गया, एन ए अपॉन आर, या मैं कह सकती हूँ आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, एन ए अपॉन डेल निकल के आ जाएगा। तो आर इक्वल्स टू एन ए अपॉन डेल, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। इस आर की वैल्यू को, ये जो आर की वैल्यू इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। इस आर की वैल्यू को मैं पुट कर दूं तो मेरे पास में आ जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर इक्वल्स टू 2 इंटू एन ए अपॉन डेल, और ये हो गया साइन डेल बाय 2। ठीक है, और अगर आगे फर्दर मैं इसको रीराइट करके लिखूं, अब मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ क्योंकि इस डायग्राम की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको रीराइट करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू एन ए और हमारे पास में अपॉन डेल बाय 2 और साथ में साइन डेल बाय 2, ये हमारे पास में आ जाएगा। ओके, और लेट डेल बाय 2 को हम क्या कह सकते हैं, अल्फा। आर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू एन ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हमें निकालनी है इंटेंसिटी। तो हमें पता है इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू के एन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे के एन स्क्वायर ए स्क्वायर को हम कह देते हैं आई नॉट। तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और इसे मैं नाम दे सकती हूँ इक्वेशन नंबर 3, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हमने डिटरमाइन कर लिया।